चीज होती है पर्दा, स्कार्फ, हिजाब। पहली चीज तो मुझे ये लगता है कि आप इस बात को मानती हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब मानते हैं कि जो कुरान शरीफ है वो है जो कि अल्लाह कहता है, वो अल्लाह की बात है, वो अल्लाह हमसे बात करता है। कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह की बात है, अल्लाह के वो लफ्ज है, अल्फाज हैं। तो अल्लाह ने हमसे कहा है कि ये जो चादर है इसको, ये जो तुम्हारे सर पे चादर है इसको अपने सीने पे भी यूं लगा दो। ये अल्लाह कह रहा है मुझसे, मेरा शौहर नहीं कह रहा, मेरे वालिद नहीं कह रहे, ये समाज नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। और ये दुनिया जो है ये अल्लाह की बनाई, वही सही और गलत का वही देखेगा कैसा होना है, क्या होना है। तो हमें ये अपने दिमाग में इस बात को बसा देना कि ये जो मेरा पर्दा है, ये जो मेरा हिजाब है, ये उसने कहा है करने, उसकी बात है। अब ये पहन के मुझे कहीं डंडे मारे कोई, कहीं मैं शहीद हो जाऊं, कोई इसको खींच के, जो कि हुआ करबला में हुआ, कोई चादर हटा ले कोई हमारे साथ, तो वो सब वो देखे। मैं ये सोचूं खुद से कि अगर मैंने स्कार्फ फोड़ा और फिर मैं वकालत करने निकली या डॉक्टरी करने निकली या मैं टीचर बनने निकली या कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन, तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, तो मुझे कोई काबिल नहीं समझेगा। वो सब समझेंगे कि ये जो है ना, इसको तो कुछ आता नहीं होगा, ये तो जाहिल सी होगी, इसको कहाँ कोई अंग्रेजी कहाँ आती होगी, बाकी चीजें। तो पॉसिबल है कि आप स्कार्फ हिजाब शायद करें, बिकॉज ये आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह से ये हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, हो सकता है मुझे प्रमोशन नहीं हो सकता, मुझे मैं इंटरव्यू में जाऊं मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, और आप जब वहां जाती हैं तो आप स्कार्फ हटा के जाती हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि जिस इंसान को जिस जगह जिस वक्त पहुंचना है, उसको जो मिलना है वो उसको मिल के रहता है। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी अखबार ने बताया हमें कि हिजाब एक बैरियर नहीं होता, ये सिर्फ शैतान का वसवसा हमें बलगराता है कि नहीं, तुम्हें कूल दिखना है जमाने के सामने, तो तुम्हें इसको उतारना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जीनत दिखानी पड़ेगी, अपने बालों को, मर्दों को दिखाना पड़ेगा कि तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो, ताकि कंपनी में तुम्हें एज अ रिसेप्शनिस्ट रखा जाए, क्योंकि कंपनी में जो आए वो आपसे अट्रैक्ट हो। एक औरत को स्टैच्यू खूबसूरती के नाम पर घुमाया जा रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने हिजाब को एक कंपलसरी लेके नहीं रखा, इसीलिए हमें हिजाब उतारने को कहा जाता है, लेकिन कभी किसी सिख से उसका टर्बन उतारने को नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने कहा ये हम उतार ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, लेकिन हमसे कोई कहेगा उतारना ही है, हम एकदम उतार देंगे। छोटा सा एक वाकया आपके सामने पेश करना चाहूंगा, अपना एक्सपीरियंस जो है कि जब हम स्कूल में एडमिशन लिया, हम बड़े हो गए, स्कूल चेंज किया, 9th क्लास में आए, तो वहां पर एडमिशन जब हुआ, हमने उनसे परमिशन मांगी कि हमें हिजाब करना है, सिर्फ स्कार्फ पहनने की इजाजत दे दीजिए। एक दिन पहले हमारी दोस्त एडमिशन करा के जा चुकी है, तो हमारे मैनेजर ने हमसे कहा कि कल आई थी, उनकी मदर ने भी हिजाब नहीं किया था, उस बच्ची ने भी हिजाब नहीं किया था, और ना ही उसने हमसे कहा कि हमें हिजाब करना है। इट मीन्स कि हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इन योर रिलीजन। तो हमें मजबूरन, उस टाइम हमें इल्म नहीं था कि हम कहाँ जाएं। तो मैं सिर्फ मिसेस फिरदौस साहिबा से पूछना चाहूंगी, अगर किसी बच्ची को इन कॉलेज और इन स्कूल हिजाब करना है, बट दिस इज अवर डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें राइट टू चूज है कि हम चूज कर सकते हैं हिजाब करना है, तो हमें किस तरफ रुजू करना होगा, कहाँ जाना होगा कि हम अपने मैनेजर को दिखा सकते हैं कि नहीं, कोर्ट ने हमें इजाजत दी है, हमें हिजाब करनी। देखिए इसके ऊपर बहुत ही बड़ा ऑलरेडी कर्नाटका में जो स्कूल में हुआ, वो बच्ची को बोला कि आप स्कार्फ पहन के नहीं जा सकते, और बहुत बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो पेंडिंग भी है, बट वो बाद में सर्कुलर्स वगैरह भी उसमें इशू हुए। अलग अलग स्कूल्स में ऐसा है, इनफैक्ट जो क्रिश्चियन स्कूल्स भी हैं जिसमें कि नन्स ढक के रखते हैं अपना सर, वो लोग भी परमिट नहीं करते हैं मुसलमानों को स्कार्फ ओढ़ने की। आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोग ने इसको इम्पोर्टेंट रखा ही नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग में यही बात आई कि इतनी मुसलमान औरतें हैं
और वो तो नहीं ढकती हैं, और बहुत ही नॉन फैमिलीज से हैं, तो ये इसका मतलब है कि कुरान में नहीं है, जिसमें कि फिर बाद में दलीलें हुई। उस पर मेरा भी एक वीडियो था जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे कुरान में जो है ये बताया है कि ये कंपलसरी है। खैर बहरहाल, अब अगर आपके साथ ऐसा इशू होता है कि आप स्कूल में जाते हैं, इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहली तो ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि आप जब तक, मान लीजिए आपको बोलते हैं कि हाँ नहीं आप स्कार्फ नहीं ओढ़ सकते अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो जैसे आपको नहीं पता थी क्या करना है तो आपने फॉलो कर लिया, बट आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी एसडीएम वगैरह है उनसे कह सकते हैं, क्योंकि एडेड होते हैं ज्यादातर स्कूल्स, कि भाई इसमें इन्होंने ऐसे बोला है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन है हमारे मुल्क का, वो ये कहता है कि किसी भी इंसान को इजाजत है कि वो अपने मजहब, अपनी फेथ को प्रैक्टिस कर सके। मेरा ईमान मुझसे ये कहता है कि सर ढकना चाहिए। अब नमाज रोजे सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, बट मुझे कहीं खलिश है कि भाई मैं सर ढकती नहीं, कोई जो है नामहरम मेरे बाल देख रहा है, तो देयरफॉर मेरी फेथ में मुझे मतलब उलझन है, मैं अपनी फेथ प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही। सो देयरफॉर आप एसडीएम वगैरह को लेके आप कोर्ट को जो है वहाँ पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि भाई ये हमें ऐसे मजबूर कर रहे हैं। मगर जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, पता है क्या है। उसमें बहुत चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि आपको परमिशन ना मिले, और चांसेस ये भी है कि परमिशन मिले, क्योंकि जो कर्नाटका का केस हुआ तो उसके बाद कई लोगों को परमिशन भी मिली। मगर क्या उस सिचुएशन में, जो कि नेक्स्ट, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है और जो कि असली सवाल है, कि क्या उस सिचुएशन में, डॉक्टर तनवीर भी यहाँ बैठी है, वो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं इसमें, क्या उस सिचुएशन में आप फिर लड़कियों को पढ़ना, मतलब या तो नौकरी करना बंद करा दें? तो उसके भी 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये आपको पता है आपकी फेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी स्कूल में जाएं जिसमें वो परमिट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कोई स्कूल देख लें कि जिसमें आपको हिजाब पे कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू सर। है ना? नहीं, एक चीज और है इसमें, दूसरा ये है कि क्योंकि आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, अब आपके पास ऐसा कोई स्कूल नहीं है या इस किस्म की वहां पे चीज नहीं है कि आपको ये, तो आप, अल्लाह जो है जालिम नहीं है, अल्लाह जालिम ही नहीं है, बल्कि अगर आप अपना स्कार्फ हटा भी देती हैं और अपना मतलब, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोई और चारा है नहीं, या तो आप होम स्कूलिंग कर ले, अगर वो भी नहीं तो आप अपना हिजाब हटा सकती हैं सिर्फ उस काम के लिए, वहां पे जो इल्म हासिल। देखिए नौकरी के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि नौकरी कोई इतने, मगर तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, वहां पे आप थोड़ा सा वो कर सकती हैं। जी, मगर कोशिश ये करें कि ऐसे स्कूल में जाएं कि जहाँ पे जी परमिशन आपने हो। बहुत खूब कहा कि हमें ऐसे स्कूल का इंतखाब करना चाहिए कि जहाँ पे हमें इजाज़त मिल जाए। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि इस्लाम में है कि बच्चों की वक्त पे शादी कर दी जाए। अब वक्त पे शादी हो जाए तो बच्चे पढ़े कैसे? पढ़ाई, शादी क्या पढ़ाई की रुकावट बन जाती है? क्या बच्चे जॉइंट फैमिली, हाउस लाइफ या हाउस वाइफ बन जाने से हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, या फिर हम किस तरह कॉन्फिडेंटली अपनी पढ़ाई शादी के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए पहली चीज तो ये है कि शादी जो है, जो निकाह है, ये बहुत जरूरी चीज है। निकाह जो है ये एक बहुत ही पाक चीज है, और हमारे यहाँ पे इस वजह से भी एक एज का उन्होंने किया है, जैसे कि और जो रिलीजन्स है उसमें मेजर होते हैं 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, या जो हमारे मुल्क का कानून है वो भी ये कहता है लड़की जब 18 साल की होगी तभी शादी कर सकते हैं। मगर मुस्लिम लॉ, एक मुसलमानों का जो लॉ भी है, जो मुसलमान, हम लोगों का लॉ तो कुरान में ही दिया है, तो उसमें यही बताया गया है कि जब लड़की बालिग हो जाए, एज ऑफ प्यूबरिटी होती है, तो वो शादी कर सकती है। पहले ये होता था कि घर में तालीम हासिल करते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, दीनी तालीम होती थी, और खाना बनाना वगैरह ये सब सिखाते थे, घर के तौर तरीके, सिलाई कढ़ाई और वगैरह वगैरह। और शादियां भी जो है घरों के अंदर अंदर ही होती थी, किसी खालाजाद भाई से, चचाजाद भाई से और आपस में। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो
लड़कियां जो हैं वो हाई स्कूल जाने लगी, हाई स्कूल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिर लड़कियां जाने लगी, हॉस्टल्स में रहने लगी। और विद टाइम जो शादी की एज है वो बढ़ती चली गई। मगर अभी भी ऐसा है कि कुछ लड़कियां हैं उनके घर बड़े अच्छे रिश्ते आ जाते हैं, अब पैगाम आ गए और फिर ये डर रहता है ज्यादातर माओं के दिलों में बड़ा ये रहता है कि भाई अगर हमने मना कर दिया तो ये ना हो कि फिर कोई अच्छा रिश्ता ना आए, बाद में कहें कि भाई ये तो ऐसे है और ये निकल जाएगा हाथ से। मुझे लगता है कि लड़की के मामले में हर माँ को वो लड़की जो है अल्लाह के सुपुर्द कर देनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक रेट ऑफ डिवोर्स जो है वो काफी इंक्रीज हुआ। जब से मेरे यहाँ शादी हुई, शुरुआत में मैंने इतने किस्से नहीं सुने, हालांकि मतलब कुछ लोग मुझसे भी डायरेक्टली एडवाइस लेते हैं। यहाँ पे डिवोर्स की रेट काफी बढ़ गई। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं शादी करा दो। अभी लड़की अपने आप को, मतलब देखिए आप लोग जितनी यहाँ पे मेरी माओं की उम्र की बैठी हुई हैं, मेरी माएँ ही हैं, तो आप लोग जो थे ना वो बहुत ही अलग किस्म के थे। वो बहुत ही कम उम्र में पूरा घर संभालना आ जाता था, मगर आप लोगों का जो लाड़ अपनी बच्चियों का है की तरफ है, और ये जो माहौल है आज का, वो इतना हैंडल नहीं कर पाते। तो आपने अगर 18-19 साल की बच्ची की शादी करा दी, ससुराल पहुंच गई, सास तो सास की तरह ट्रीट करेगी, भाई हाँ ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे नहीं। वो सोचते अरे अम्मी तो ये करती थी, अम्मी तो वो, उसमें वक्त भी लगता है। अच्छा, ससुराल में ये भी है, शौहर को और सास को भी समझना है कि शुरू में मैं ये एक्चुअली बहुत बताना चाहती थी, ये बड़ा कहते थे लोग कि कम उम्र में शादी हो जाती है, उसके बाद जो है वो अब पढ़े कैसे। अच्छा, मैंने अपने घर में देखा, मेरी देवरानी आई, उसने फाइनल ईयर में थी, वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर किया जब शादी हुई, तो उसने मास्टर्स भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, सब शादी के बाद, क्योंकि एक वो माहौल हमने उसको दिया। और वो माशाल्लाह अभी जो है दुबई में बड़े स्कूल में वहाँ पे वो टीचर है और इंटरनेशनली क्वालिफाइड है। तो आप जब अगर कम उम्र में शादी करा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो लड़के वाले इतने अच्छे हैं कि आप रुक नहीं रही हैं। आप सोच रही हैं नहीं भाई लड़का हाथ से निकल जाएगा, मगर क्या वो इतना अच्छा है कि अगर आपकी बच्ची चाहती है कि वो फर्दर पढ़े, क्या वो उसको वो माहौल देंगे? परमिशन या अलाउ करना मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कोई भी लड़की किसी की कोई गुलाम होती नहीं कि परमिशन लेने की जरूरत, बल्कि उसका अगर डिसीजन है आप मशवरा करें। ये है कि वो उसको वैसा माहौल दे। एक होता है कि हाँ जी हम इसको पढ़ने देंगे, ये एडमिशन ले ले। अब जब एडमिशन ले लिया, इम्तिहान है, तो आप उससे आप कह रहे हो जरा ये पका दो, जरा वो कर दो, जरा ये कर दो, ऐसे कर दो, तो ऐसे नहीं होता है। तो या तो इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो आपने करा दी शादी, तो बट वहां फिर उसको माहौल मिले तो कराओ, नहीं तो मेरा ये कहना है जो कि मैं देख रही हूँ, हम क्योंकि हमारा रोज का एक काम है, कोर्ट में हम देखते हैं, तो मैं ये समझती हूँ, जो मैं वहां पे हालात देखती हूँ, कई सारी लड़कियां बहुत बुरे शौहर, तो वो कहती हैं कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, हम क्या करें, कहाँ जाए, घर में भाभी है भाई है, भाई उनका अपना घर है, माँ बाप अब है नहीं, या माँ बाप है भी बूढ़े हैं, उनका अपना पेंशन, तो कहाँ जाए हम। मुझे ये लगता है दीनो इस्लाम में पहले ये था कि इस एज तक आप करा दे, उसकी वजह थी उस जमाने के लोग भी उस किस्म के होते थे। अब मुझे ये लगता है कि बेहतर ये है, या तो आपको ऐसा घर मिले कि जहाँ पे वो लड़की आगे पढ़ के सेटल होके अपना कुछ कर सके, या आप उस लड़की की तब शादी करें जब वो अपने पैरों पे खड़ी। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे कि अभी आपने बताया कि इन लॉज की जिम्मेदारी है कि जब शादी करके एक बच्ची आपके घर आ रही है, अपने घर तो वो सिर्फ 20 साल रही, लेकिन पूरी जिंदगी उसे आपके घर रहना है।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इन लॉज की कि मेरी स्किल्स को उन्होंने एनहेंस करने में मेरी बहुत मदद की। और ऐसे ही मैं तमाम इन लॉज सबके बेटा बेटियां हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब एक बच्ची आपके घर पर आती है, पूरी ज़िंदगी उसे आपके बेटे के साथ रहना है, तो उसकी स्किल्स को दबाएँ नहीं। घर की ज़िम्मेदारियाँ वो धीरे-धीरे खुद कर लेगी इंशाल्लाह आपको देखकर, लेकिन आप उसको मोटिवेट करें कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए पढ़ना है। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउअडेज़ मैनी गर्ल्स आर फेसिंग हैरेसमेंट। लड़कियां, छोटी बच्चियां मोबाइल यूज कर रही हैं, नहीं मालूम कब किससे बात करने लग जाती हैं, शैतान किसको कब बहका देता है किसी को नहीं मालूम उस वक्त का। तो अगर कभी किसी गलत जाल में, हैरेसमेंट में, ब्लैकमेल में फंस जाती हैं, हाउ कुड शी कम आउट सेफली फ्रॉम दैट सिचुएशन? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें मैं को दो पहलू बता दूं। पहला तो ये है कि एक ज़माना हुआ करता था जब कहते थे कि माएँ जो है उनको बच्चों से दोस्ती नहीं करनी है, अपनी बेटियों से, उनको जो है बड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। मेरी सास का दौर जो है या मेरी वालदा का दौर, उसमें यही होता था, तो स्ट्रिक्टली रहना है। मगर अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो ज़माना ख़त्म हो, क्योंकि पहले जो सहेलियाँ होती थी ना, उनसे हम शेयर करते थे अपना, उनको बताते थे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमको सही एडवाइस करती थी, बताती थी नहीं ये मत करो, इससे तुम्हारे अब्बा का नाम खराब होगा, तुम्हारी अम्मा का नाम खराब होगा। और वो ऐसी सहेलियां होती थी कि अगर कोई गलत रास्ते जाने लगती थी लड़की उनके कहने के बावजूद भी, तो उससे दोस्ती अपनी खत्म कर देती थी। मगर अब वो जमाना नहीं रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि आज की जो माएँ हैं उनको अपनी बच्चों के साथ दोस्ती करनी है। दोस्ती इस किस्म की करनी है कि वो जो बच्चियां हैं वो सब कुछ शेयर करें उनके साथ, क्योंकि वो अगर किसी और के साथ शेयर करेंगी, हो सकता है उनको गलत एडवाइस मिले। मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं कहीं मॉल में या कहीं पे थी, वॉशरूम में थी, तो वहां पे वो एक लड़की अपनी फोटो खींच के अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी, तो वो उसे कह रही थी हाँ ये वाली सेंड कर दो, उसे अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही बेहुदा तस्वीर एक खींच रही थी वो अपनी। तो अब वो कल को उससे ब्लैकमेल भी हो सकती है बच्ची। तो मैंने इंटरफेयर किया, क्योंकि मैं वर्दी में थी उस वक्त, मैं कोर्ट के कपड़ों में थी, तो मैंने उससे कहा बेटी ऐसे ऐसे हो सकता है एंड ऑल दैट, सो वी नेवर थॉट दिस, ओके दिस कैन आल्सो हैपन, व्हाई नॉट, दिस कैन आल्सो हैपन, द पर्सन कैन ब्लैकमेल यू, ओके ठीक है। तो अगर यही चीज है, मेरी बच्ची तो भी बहुत छोटी है, मगर मैं चाहती हूँ कि आज से और 5 साल 6 साल बाद जब वो घर आए तो मुझे बताए कि मेरी आज इससे बात हुई, उसने ये की। और मेरा खुद का भी कुछ इसी किस्म का था कि लोग कहते थे कि भाई क्लासरूम में अगर सुई भी गिरती है तो ये फिरदौस जाके अपनी वालदा को बताती है। तो वो फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, आप गड़बड़ नहीं कर पाते, उसमें आप बचे रहते। तो पहली चीज ये बहुत जरूरी है। आप हर वक्त वॉच नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे, तो ये जरूरी है कि वो आपको आके बताए। खैर इसके बावजूद भी अगर ये हो जाता है, मान लीजिए आपने, क्योंकि भाई ये शैतान है, वो तो उसने, शैतान ने आपके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया, आपने कुछ गड़बड़ हो गई। मान लीजिए आपकी तस्वीरें हैं कुछ इस किस्म की जिससे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, कोई इस किस्म का खत है, कोई कागज है, कोई इस किस्म की बात है। तो उसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आए मेरी बात, ना पसंद आए, मगर हकीकत है भाई, फैक्ट है। हम कश्मीरी वैसे भी बहुत ही बोल्ड होते हैं। तो बहुत रिश्तेदार भी इस किस्म के होते हैं कि वो आपकी बच्चियों को गलत तरीके से छूते हैं, देखते हैं, मगर हम लोग बच्चियों की उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। किसी कोई टीचर गलत तरीके से ट्यूशन में जाती है, कोई रिश्तेदार है कोई उस तरीके से। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो, भाई बाप का भी उतना ही होता है बच्चा तो, मगर वो कुछ उसको भूख हो, तकलीफ हो, वो माँ से क्यों निपटता है? क्योंकि वो 9 महीने उसके उस जिस्म में होता है,
और उसकी हड्डियों से, उसी के खून से, उसी के गोश्त से बनता है। तो वो कुछ नहीं जानता, उसकी सेफ प्लेस वो माँ ही होती है। वो जो मुश्क है, वो जो खुशबू है उसकी माँ की जिस्म की, वही है, वो खुद भी वही है। तो माँ को अपने आप को सेफ प्लेस बनाना है, माँ को अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो बच्ची जो है कुछ दुनिया में हो उसके साथ, वो आके उस माँ को बताए और उसे ये हो कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। ये ना हो कि मैंने माँ को बताया कि भाई वहां गली में लड़के मुझे छेड़ रहे थे तो पता लगा माँ ने स्कूल बंद करा दिया। आपको उससे एक्सप्लेनेशन लेना, उसको समझाना, उससे समझना है और उसको नहीं ये दिखाना कि वो गलत है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ गलत होता है, ब्लैकमेल हो रही है, अब जब उसको आपने रूट रखा ही नहीं है कि वो आपके पास आए, आपको बताए कि क्लास में फलानी लड़का है या फलानी बच्ची है, वो मुझे परेशान कर रही है, या मैंने इंस्टाग्राम पे गलती से किसी को ऐड कर दिया और वो मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है, मैंने भी यहाँ से 10 मैसेज कर दिए और मैंने एक फोटो भी भेज दिया। तो वो बहुत जरूरी है कि आप एक रूट ऐसा रखें कि आप अपनी मदर से या फादर या भाई या कोई बड़ी बहन, और उसके बाद क्या है कि ये ऐसी चीजें बहुत लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, ऐसा करना नहीं है। जो विक्टिम होता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे हमने कंप्लेंट कर दी तो फिर मोहल्ले में बदनाम हो गए, रिश्तेदारों में बदनाम हो गए। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, दिस यू कैन राइट इन योर मोबाइल। ये जो आप कह रही हाँ। हैं, जिस एक्ट का नाम बोल रही पॉक्सो हैं, एक्ट आप जरूरी है लड़कियां मोबाइल में लिखें। हाँ, पॉक्सो एक्ट है, BNNS एक्ट है, IPC है, CRPC है। इसमें ये है कि किसी भी लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। आपने देखा होगा खबरें आती हैं तो उसमें विक्टिम का नाम वगैरह नहीं होता है। हमारे कोर्ट में क्या होता है, XYZ ऐसे करके होता है, और उसको जो कोर्ट है खुद से ही कोई वकील देता है, उसको वकील करने की भी जरूरत नहीं होती है। अलग बात है आप थाने में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वहां पैसे उनको खिलाते हैं, वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, बट उसमें भी प्रोविजंस है। कोर्ट जो है वो खुद से उसमें FIR करवाता है वगैरह वगैरह। मगर अब आपने अगर ये सोच लिया कि भाई अब अम्मा अब्बा को पता लग गया या फलानी को ये, और खुदकुशी कर ली, तो फिर तो पहले तो गुनाह कर ही रहे थे, उसके ऊपर बड़ा गुनाह हो गया। तो आप इसको समझिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आप एक्शन नहीं ले सकते, बल्कि अगर कोई इस किस्म का आदमी है जिसने आज आपको परेशान किया, आपने अपनी जान ले ली, कल को वो औरों को भी परेशान करेगा और उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। और ये सब उनके लिए भी है कि जैसे ऑफिसेज में है कई लड़कियां, वहां ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि उनको लगता है कि बस हाँ ये लड़कियां क्योंकि बाहर नौकरी कर रही हैं तो ये एक्सेसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हाथ भी रख लो, इनसे कोई भी घटिया बात कर लो। ऐसा नहीं है। हर ऑफिस में जो है वर्क प्लेस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये करके एक एक्ट है, एक लॉ है। तो अगर, बल्कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े बड़े दफ्तरों में लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारे घरों में, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे घरों में मेड्स आती हैं वो तक प्रोटेक्टेड है। क्योंकि देखिए हम लोग तो बहुत अच्छे लोग होंगे, हमारे शौहर बहुत अच्छे होंगे, हमारे फादर इन लॉ अच्छे होंगे, घरों में जो लोग हैं, मगर कुछ मर्द इस किस्म के होते हैं जो बहुत ही गंदी नजर रखने वाले लोग होते हैं। तो वो जो मेड्स वगैरह होती हैं, अपनी मेड्स को भी आप ये बता सकती हैं, वो भी पुलिस थाने में जाके उस पर कंप्लेंट कर सकती हैं और एक्शन लिया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि सामने वाले की हिम्मत भी जो है कम हो जाती है। साइबर सेल, साइबर, आपको जरूरी नहीं है कि थाने जाएं, आपको अगर कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती हैं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट कर लीजिए, पुलिस वाले खुद ही करते रहेंगे क्या करना। तो ये है, पहली चीज तो ये है कि ऐसा कोई भी इंटरनेट पे कोई आपको अप्रोच कर रहा है, मत उससे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जितनी माएँ हैं वो अपनी बच्चियों से एक बहुत ही अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप रखें, क्योंकि हाल फिलहाल में एक वीडियो भी बना था जिसमें एक बच्ची थी, वो अपनी मदर के पास जाती थी, वो मदर किसी न किसी चीज में बिजी है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, तो उसको मोबाइल की आदत लग गई। मोबाइल में उसने देखा कि फिर वो कोई चैट शुरू कर दी, और सामने वाला आदमी उससे बात करता था,
जब तक कि वो एक बहुत ही अब्यूजिव सिचुएशन में आई, वो बच्ची बाद में, क्योंकि हमें इसलिए पता है क्योंकि वो बाद में कोर्ट में भी था केस, तो उस आदमी के पास उसकी बहुत ही अजीब, मतलब बच्ची सिर्फ 12-13 साल की थी और उसके ऐसे ऐसे वीडियोस थे उसके पास, बहुत ही हैरत, मतलब बहुत अजीब बात थी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग इन्वॉल्व रहें और फोन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप ट्रैक भी करें और डरना नहीं, बहुत जरूरी है। कोई अगर आप, हम, मेरी वालदा ने मुझे ये बताया कि उनकी एज जो है उसमें मैंने देखा कि सिर्फ 10 या 11 लड़कियां थी उनके मोहल्ले में जो पढ़ी लिखी थी, बाकी सब ने कुरान शरीफ वगैरह तो पढ़ लिया था मगर वो स्कूल नहीं गई थी। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि ऐसा क्यों है मम्मी, तो उन्होंने कहा कि 5वीं क्लास तक तो यहाँ पास में स्कूल था, 6ठी क्लास से थोड़ा दूर जाना होता था। अच्छा, आप लोग तो सब वो पूरा अबाया वगैरह पहन के जाती थी तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वहां पे कुछ लड़के बैठते थे तो वो छेड़ते थे, तो बच्चियों ने जाके स्कूल में बताया, घर में बताया कि ऐसे, तो उनकी पढ़ाई छोड़ दी गई। ये नहीं कि कोई वहां पे जाके उनको डंडे 2-3 मार देता उन लड़कों के, तो समझ में आ जाती। तो ये अगर आपका बच्चा आपको कुछ इस किस्म की बात बता रहा है तो ये नहीं कि आप बच्चे की गलती क्या है उसमें, तो बेटर ये होता है कि प्रॉब्लम को उसको रूट आउट कर दीजिए और जो है उसको बच्ची की पढ़ाई वगैरह का ध्यान करें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छे आंसर, बहुत अच्छी नॉलेज हम तक आपने पहुंचाई। तो इन शॉर्ट मिस फिरदौस बताना चाह रही थी कि माओ को अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बनना है। उनको वो कुछ बता रही हैं तो उनको डांटना नहीं, उनको समझना है, उनको अपने कलेजे से लगाना है। और चौथे इमाम का कौल है, कुछ मर्दों की निगाह ऐसी होती है कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि वो तुम्हें किस निगाह से देख रहे हैं तो तुम अपना आप को जंजीरों में बांध लो। अगर एक लड़की को ये मालूम हो जाए कि किस तरह उसे कोई शख्स निगाह से देख सकता है। रोड पे हम लोग देखते हैं कि वो बच्चियां जा रही हैं, कोई जा रहा है बेहिजाब, तो कुछ मर्द इस तरह मुड़ के देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक लड़की को, उसको आगे से मालूम ही नहीं कि वो किस तरह पीछे से कोई निगाह उस पर डाल रहा है। तो इस्लाम ने इसलिए हम पर हिजाब वाजिब किया कि अपने आप को ढांपो, लूज कपड़े पहनो ताकि किसी को आपका जिस्म नुमाया ना हो। और दूसरी बात ख्वान ने बताई कि हमें ऐसे दोस्तों का सर्किल बनाए रखना है। इमाम अली फरमाते हैं कि ऐसे दोस्तों में बैठो कि ऐसे, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत का अंदाजा तुम्हारे सर्किल से लगाया जा सकता है। तो जरूरी है कि हमारे पेरेंट्स इस बात पे गौर करें कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स कौन से हैं। फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो खुद ब खुद उनकी तरबियत वो फ्रेंड्स कर रहे होंगे। ये जिंदगी चल रही है, दौर चल रहा है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज का दौर है। ये नॉर्मल डिस्टेंस, लाइव डिस्टेंस एजुकेशन जो हम कर रहे हैं घर में बैठे हुए, इससे कुछ नहीं हो रहा। हम नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं। मेरी एक बहुत करीबी फ्रेंड ने बताया कि हम देख रहे हैं अमरोहा में या कहीं पर भी हमारे सर्किल में कोई ऐसी जॉब करना एम नहीं रखता कि जैसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए कोई टीचर बने। इस लाइन में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा सैलरी है। तो हम नॉर्मल माशाल्लाह अच्छे बच्चों के टीचर बनने के लिए सब रेडी है, लेकिन हमें इस प्रोफेशन में भी जाना चाहिए। डिफरेंट करियर स्किल्स, आप हमारे करियर वैरायटीज हमारे सामने बयान कीजिए, कहाँ कहाँ लड़कियां के लिए स्कोप है और कहाँ कौन से कोर्सेज वो कर सकती हैं, ये आपने सबके सामने। हाँ, अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा इस पे इनिशिएट किया डिस्कशन। पहले वो वक्त अलग था जब ये होता था कि इंजीनियरिंग है या मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा अगर साइंस की तरफ रुझान नहीं होता था बच्चियों का तो वो टीचिंग में हो जाता था कि टीचर हो जाएंगी, लेक्चरर हो जाएंगी, प्रोफेसर हो जाएंगी वगैरह। मगर अब हर एक प्रोफेशन को अगर आप देखेंगे ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉमर्स ही ले रहा है तो कॉमर्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी में मैनेजर हो गए, बल्कि अब आपका जो है एचआर का भी, उसमें आप एक एक्स्ट्रा आपने डिप्लोमा कर लिया या आपने एक स्पेशलाइजेशन एचआर में कर लिया तो आप उसमें चले गए। फिर कंपनी के अंदर ही
मतलब ये बहुत ही लेटेस्ट है और ये आप सबको पता भी होना चाहिए कंपनी के अंदर ही, कि वो कहते हैं कि सुबह से शाम तक एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, मेंटली उनको प्रेशर हो जाता है और बड़ी थकावट भी होती है और उनका आउटपुट ज्यादा है। उसके लिए उन्होंने लाइफ कोच होता है, लाइफ कोचेस को उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है कंपनीज में। उसमें ऐसा है कि वो जो है अपना पढ़ते हैं, इसमें डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन लाइफ कोचिंग। उसमें आप स्पेशलाइजेशन आप कर लो, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करो, बल्कि इनफैक्ट यूएई में तो कंपलसरी है, वो वर्कशॉप्स कराते हैं एम्प्लॉयज के साथ, ताकि वो लोग जो है वो स्ट्रेस फ्री हो, और वो स्ट्रेस फ्री होके काम करेंगे तो कंपनी का आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये तो कोर्स सुना ही नहीं था किसी ने। अच्छा, उसके बाद आपने भी देखा होगा कि ओबेसिटी, डायबिटीज, ये बीमारी वो बीमारी, पहले लोग सीरियस नहीं लेते थे, अब लेते हैं, हार्ट अटैक हो रहा है वगैरह। तो लोग जो है डाइट कॉन्शियस बहुत हो गए कि हमें जो है खाना कैसा होना चाहिए क्या नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है, इनफैक्ट अमरोहा में भी कई सारे लोग हैं जो कि डाइटिशियंस का कोर्सेज करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने कोर्स एमएससी न्यूट्रिशन ये किया, वो आज लंदन में बैठी हुई। तो ये नहीं है कि बस आप उसमें। अच्छा, अब वकालत की बात अगर करें तो ये होता है कि लड़की कहाँ वकालत करेगी, कहाँ कोर्ट में आर्ग्यू करेगी या वगैरह वगैरह। तो आपको अगर वकालत करनी भी नहीं, हालांकि मैं तो कहूँगी वकालत करनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी ने जब मुझसे ये कहा कि भाई आप क्यों वकालत कर रही हैं, आप तो सर भी ढकती हैं और इस्लाम की कुछ आपको इल्म भी है। तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा भाई देखिए, हम मुसलमान ये कहते हैं कि हम लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में भेजेंगे जहाँ की फीमेल टीचर हो। पेशेंट हो तो कोई मर्द कहता है कि नहीं जी, बीवी को तो मैं सिर्फ लेडी डॉक्टर को ही दिखाऊंगा। अल्ट्रासाउंड कराना है तो भाई लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। अब किसी लड़की का कुछ शादी का मसला फंसा, प्रॉपर्टी का फंसा, कुछ और फंसा, मान लीजिए स्कूल कॉलेज में कुछ ये हिजाब का मान लीजिए इशू हो जाता है, या नौकरी का कुछ मसला फंस रहा है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको वहां पे भी लेडी वकील चाहिए होगी। अब जब लेडी वकील बनाई नहीं तो कहाँ से मिलेगी? सो देयरफॉर लड़कियों को किसी भी प्रोफेशन में बहुत जरूरी है कि पढ़ना है, क्योंकि फिर आपको अगर लड़की ही चाहिए, डॉक्टर भी, लॉयर भी, इंजीनियर भी, तो तब खैर। तो वकालत में भी आप जुडिशरी कर सकती हैं, जजशिप के लिए आप तैयारी कर सकती हैं। वकालत से जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं उनके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि मेरी कई, बिकॉज मैं गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे कई सारे कॉन्टैक्ट में या मेरे कई क्लाइंट्स जो है वो आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो मैंने देखा है विद टाइम वो लोग भी एलएलबी कर लेती हैं। एक थी, वो डॉक्टर थी, उसने आईएएस किया, और वो एक दिन मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, मैंने देखा वो छोटी सी नोटबुक में वो कुछ पढ़ रही थी। तो मैंने उनसे कहा क्या कर रहे हैं? तो कहने लगी मेरा जो है कल एग्जाम है, मैं एलएलबी कर रही हूँ। तो आईएएस के थ्रू भी अगर आप बंद कर रहे हैं तो भी अच्छा। कंपनीज है, प्राइवेट भी और सरकारी भी, उनके लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एजेंसी का कुछ ना कुछ लीगल मामला फंस रहा होता है, तो वहां पे इन हाउस काउंसिल उसको कहते हैं। लड़कियां जो है एलएलबी करने के बाद उसमें अप्लाई कर सकती हैं, आप एलएलएम कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, शुरुआती 80-90 हजार से होती है। आप टीचर, मतलब किसी भी लॉ स्कूल में अगर टीचर बन रही हैं तो अब तो वो चीज खत्म हो गई। अच्छा, आर्टिस्ट का, पहले पेंटिंग करते थे, लोग कहते थे ये तो शौकिया है, इसमें क्या मिलेगा। मगर वो जो है, अगर आप आर्टिस्ट भी, एक एक पेंटिंग जो है 9,000, 10,000, 20,000, बहुत आपका नाम होने लगे तो वो पता नहीं 50-60 हजार रुपए में एक पेंटिंग आपकी बिक जाएगी। तो जो भी आप करें उसको डेडिकेटेड। और दूसरा ये है कि जो मैंने शुरू में कहा, एक दूसरे को मत देखिए कि अच्छा ये तो डॉक्टर बन गई, इसने जेई पास कर लिया, इसने ये कर लिया, नहीं। और इसको एक्सप्लोर भी कीजिए। एक्सप्लोर करना है, मतलब इंटरनेट पे इंस्टाग्राम के लिए नहीं है सिर्फ। अब तो अगर एआई है, क्लॉड है, या आपका चैट जीपीटी है, आप उससे पूछिए कि नाउ आई एम इन क्लास 12, आई हैव टू चूज माई सब्जेक्ट्स, आई स्टे इन इंडिया, माई इंटरेस्ट इज इन सच एंड सच थिंग, कैन यू प्लीज टेल मी what all can be done in this particular field? If I want to be a scientist, what all are the requirements?
तो इस तरीके का आप इस्तेमाल इंटरनेट का करेंगे तो बहुत हो सकता है। और अब एक्सेसिबल भी है, बहुत सारे लोग, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ार का कि हमें इतनी सारी बातें आपने बताई। तो ज़रूरी ये है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की तरफ ना भागे, एक बच्ची घर बैठ के भी बहुत कुछ यूट्यूब के ज़रिए सीख सकती है। तो ज़रूरी ये है कि हमें अपने अंदर स्किल्स को पैदा करना है, उसको एनहेंस करना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ घर में नहीं बैठना, घर में बैठ के एक लड़की सिलाई भी सीख सकती है, कढ़ाई भी सीख सकती है, एक मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकती है, किसी भी तरीके के आर्टिस्ट बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की की नहीं एजुकेशन, क्योंकि उसको अपनी नस्लों को पढ़ाना है। थैंक यू।